हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे कि एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो हमारे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, ज़्यादा वक्त नहीं है। हाँ, आपकी क्लास अब आप सभी तक लाइव हो भी चुकी होगी। ठीक है, तो आ जाएंगे सभी सर हमारे साथ, सभी साथी आ जाएंगे हमारे साथ, क्लास चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने कल क्लास नहीं ली थी, अर्थात सैटरडे को। कल कोई तो कह रहा था कि सर संडे को भी नहीं क्लास हुई थी। तो संडे तो कम से कम अपनी छुट्टी रखा करो। आप लोगों को काम नहीं होता होगा संडे को, बहुत सारे काम होते होंगे। संडे को मैंने कल 9:25 पर एक स्पेशल क्लास ली थी, 9:25 पर एक स्पेशल क्लास ली थी। वो क्लास आप देखना क्यों भूल जाते हो? अब हर संडे को एक स्पेशल क्लास लिया करूंगा। 9:25 पर कल रात में मैंने एक क्लास ली थी जिसका टाइटल था 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन, क्या परिवर्तन हुआ हमारे आरक्षण में। जो हमारा रिजर्वेशन है इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, रिजर्वेशन में कुछ परिवर्तन किया गया है 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इसी पर मैंने कल एक क्लास ली थी। क्या आपने वो क्या आप सभी ने वो क्लास देखी थी? अगर आप में से किसी भाई बंधु ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे सर्च कर लेंगे। कल 9:25 पे कल संडे में वीडियो में जाएंगे और ऊपर करके उस क्लास को आप निकाल के देख लेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, काफी सारी चीजें आपको मैंने डिटेल से बताई थी। अगले संडे को फिर एक इंपॉर्टेंट क्लास लूंगा रात को 9 बजे, या रात को 8 बजे 7 बजे, जो भी होगा मैं टाइम बता दूंगा पहले से आपको। तो फिर से एक क्लास लूंगा, एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो उस क्लास में आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ना कि हर संडे एक इंपॉर्टेंट क्लास, ऐसी क्लास जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ अवेयर करेगी हमें, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ अवेयर करेगी हमें। तो अब उस क्लास को लेना आप कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है। हाँ, कंचन यादव कह रही हैं कि सर हमने ली थी लेकिन हाँ अभी तक नहीं देखी, तो उसको देखेंगे जाके। ठीक है, कंचन यादव कह रही हैं कि सर हमने देखी बट हमें समझ कुछ ना आया। तो अब बताओ मैं क्या करूं, अगर समझ नहीं आया तो फिर दोबारा से देखना। उसमें हो सकता है कि आपने वो चीजें अभी तक देखी, जानते ना हो आप उनके बारे में, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलेगा, हम चलते हैं आज के चैप्टर पर। आज का चैप्टर है उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की मृदाएं। क्या है? सॉइल आज हमारा चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, या इस मृदा को और क्या कहते हैं। जैसे कपास मृदा के तमाम नाम होते हैं, तो वो पूछ लेता है कि काली मृदा को कौन सी और मृदा कहते हैं, या कपासी मृदा किसका नाम होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसे हम मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, अर्थात सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। अगर मैं मृदा की बात करूं तो भूपृष्ठ की, किसकी? भूपृष्ठ की, अर्थात जो हमारी क्रस्ट होता है, हमारी परत होती है ऊपर की, हमारे जमीन की। तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपर की हुआ परत, भूपृष्ठ की, ठीक है, भूपृष्ठ की सबसे ऊपर की हुआ परत, सबसे ऊपर की हुआ परत, ठीक है, ऊपर की वह परत जो पौधों एवं पादपों के लिए जीवांश एवं ह्यूमस प्रदान करती है। जीवांश एवं खनिजांश, खनिज लवणों की भी तो जरूरत पड़ती है हमारे पौधों को, खनिज की जरूरत पड़ती है हमारे पौधों को। जिस प्रकार से हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है कैल्शियम की, आयरन की, तमाम विटामिन की, उसी प्रकार से पौधों को भी जरूरत पड़ती है कैल्शियम की, आयरन की, मैग्नीज की, तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपर की परत जो पौधों के लिए जो पौधे वगैरह होते हैं हमारे, क्या होते हैं? पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जिन्हें हम प्लांट एंड ट्री कहते हैं। ठीक है, तो पौधों के लिए जीवांश, ठीक है, पौधों के लिए जीवांश एवं खनिजांश होता है खनिज के अंश, और जीवांश होता है जो आपका जीव के अंश होते हैं, सड़े गले जो आपके जीवांश होते हैं। ठीक है, जैसे हम जैविक खाद वगैरह जैसे कहते हैं ना कि जैविक खाद, तो इस प्रकार की ह्यूमस प्रदान करती है। जीवांश व
खनिजांश प्रदान करती है, ठीक है, खनिजांश प्रदान करती है, ठीक है। खनिजांश से पार्ट्स ऑफ मिनरल कह सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मिनरल कह सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मिनरल कह सकते हैं। तो खनिजांश एवं जीवांश प्रदान करती है, उसे हम मृदा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, ठीक है, मृदा कहते हैं उसे हम। आगे चलते हैं, अगर मैं प्रदेश की मृदा का डिस्ट्रीब्यूशन करूं, प्रदेश की मृदा का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो 3 प्रकार की मृदा, 3 प्रकार के क्षेत्र हैं हमारे प्रदेश में, और उनमें जो मृदाएं पाई जाती हैं एक एक करके हम देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास में, पहला पार्ट हमारे पास में भाबर एवं तराई की मृदा। क्या है, भाबर एवं तराई की मृदा, भाबर एवं तराई की मृदा, भाबर एवं तराई की मृदा। तो ये पार्ट है। दूसरा है उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी भाग की मृदा, उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी भाग की मृदा। तीसरा है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंडीय क्षेत्र की मृदा। तो 3 प्रदेश हैं हमारे प्रदेश में, 3 भौतिक प्रदेश हैं हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में, और यहाँ पर कई सारी तरह की मृदाएं पाई जाती हैं। आज हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। हमारी पहली मृदा है भाबर क्षेत्र की मृदा। क्या है, भाबर एवं तराई की मृदा। क्वेश्चन आता है कि भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भाबर की मृदा, भाबर क्षेत्र की मृदा की जब मैं बात करूंगा तो इस क्षेत्र में जो मृदा अर्थात जो सॉइल पाई जाती है, जो सॉइल पाई जाती है इस क्षेत्र में, ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाबर क्या होता है, जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं, पर्वतों से उतर के मैदान में प्रवेश करती हैं, पहाड़ों से उतर के जब मैदान में प्रवेश करने की शुरुआत करती हैं, तो जो तलहटी होती है पहाड़ों की, यहाँ पे नदियां पत्थर छोड़ती हैं, पत्थर कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर छोड़ती हैं, मोटी बालू छोड़ती हैं, और कंकड़ पत्थर मोटी बालू से जिस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है वही भाबर की मृदा होती है, ठीक है। तो भाबर की जो मृदा होती है वो पत्थर कंकड़ और मोटी बालू कंकड़ पत्थर और मोटी बालू की से बनी मृदा होती है, से बनी मृदा होती है, ठीक है, या से बनी मृदा होती है। यहाँ की जो मृदा होती है ये बिल्कुल ही अनुपयुक्त होती है, इसका कोई प्रयोग नहीं है खेती के लिए, इसका खेती के लिए कोई प्रयोग नहीं है। तभी आपने देखा होगा कि जो पहाड़ हैं हमारे यहाँ पे समानांतर, जो उत्तराखंड से लेके आगे नेपाल के तलहटी के, यहाँ पहाड़ों से नीचे उतर के तुरंत खेती वगैरह नहीं की जाती, और ये उत्तर प्रदेश में एक पश्चिम से लेके पूरब तक एक पट्टी के रूप में फैली हुई है। क्या है, पश्चिम से लेके पूरब तक एक पट्टी की तरह फैली हुई है मृदा। ये हिमालय पर्वत की जो पाद होते हैं, मतलब जो तलहटी होती है जहां से मैदान शुरू होता है, वहां के समानांतर हिमालय के पूरा पश्चिम से लेके आगे महाराजगंज बिहार तक फैली हुई है। बिहार में भी इसी तरह की मृदा है। आगे जो नदियां हैं कोसी वगैरह, इनसे जो पत्थर वगैरह आते हैं, गंडक कोसी वगैरह, ठीक है। हम बिहार की चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूपी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो भाबर की जो मृदा है वो पत्थरों से बनी हुई मृदा है, वो कंकड़ से बनी हुई मृदा है, वो मोटी बालू से बनी हुई मृदा है। खेती के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त मृदा होती है। यहाँ पर जल जो होता है वो जो ऊपर से आप जल डालोगे तो तुरंत नीचे चला जाएगा, यहाँ पर जल दिखाई नहीं देता, पानी यहाँ पर दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कभी कभी जो नदियां होती हैं उनका भी जल दिखाई नहीं देता, उनमें एक्चुअल जितना पानी होता है उतना उनमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि पत्थरों के नीचे से, कंकड़ों के नीचे से बह के यहाँ पर मोटी बालू के नीचे से होकर पानी यहाँ पे बहता है, पानी यहाँ पे नीचे से होकर बहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो अब आप समझ सकते हैं ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, साफ साफ क्वेश्चन बनेगा कि भाबर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है, तो कंकड़ पत्थर मोटी बालू से बनी यहाँ की मृदा होती है। दूसरा वर्ड हो सकता है आपके एग्जाम में लिखा हो ककरीली पथरीली मृदा होती है, तो बात एक ही है, कंकड़ से बनी मृदा ककरीली होती है, पत्थर से बनी मृदा पथरीली होती है। तो ककरीली पथरीली मृदा होती है। यहाँ पर झाड़ियां और जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर झाड़ियां और जंगल पाए जाते हैं। हाँ, झाड़ियां और जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे चलता हूं मैं, और आगे नंबर भाबर के बाद आता है तराई का। क्या आता है? तराई का नंबर आता है। सारी मृदाएं देखेंगे हम।
हाँ, दूसरी जो मृदा है वो है तराई की मृदा। क्या है? दूसरी जो मृदा है वो है तराई की मृदा। तराई की मृदा की बात करूं, जब नदियां, हाँ, तराई की मृदा की बात करूं तो जैसे कि आप भाबर के दक्षिण की तरफ चलना शुरू करेंगे, क्या करेंगे? ये तो भाबर मान लो, ये क्या है? भाबर की पट्टी है। इसके जब और नीचे चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक पट्टी है, उसको हम तराई कहते हैं। यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। होता क्या है? होता ये है कि जब नदी यहाँ से उतर रही होती है, ठीक है, उतर रही होती है, तो पहाड़ों पर इतना चौड़ा नदी होती नहीं, नदी होती है बहुत सकरी, बहुत पतली पतली सी होती है पहाड़ों पर नदी। तो उसका जो पानी का बहाव होता है ना, फ्लो ऑफ रिवर जो होता है, फ्लो ऑफ वाटर जो होता है, वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। जब उतना ही पानी किसी छोटे रास्ता में जाएगा और ऊंचाई से नीचे गिर रहा होगा तो तेज होगा, नो डाउट। तो कंकड़ पत्थर आ जाते हैं उसमें। क्या आ जाता है? कंकड़ पत्थर, बालू, मोटी भी बालू, महीन बालू भी, सारी तरह की मिट्टी वहां पे आती रहती है, तो वो आ जाता है उसमें। तो जैसे ही नदियां पहाड़ों से नीचे उतर आती है और ये पहुंचती है मैदानी इलाकों में, तो यहाँ पर वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को छोड़ देती है। तो इस क्षेत्र में वो छोड़ चुकी होती है बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को। कहाँ छोड़ चुकी होती है? इस क्षेत्र में ये छोड़ चुकी होती है, ठीक है, इस क्षेत्र में। जब इससे आगे बढ़ती है, यहाँ बढ़ती है, जब यहाँ बढ़ती है और जब नीचे बढ़ती है नदी, तो उसके पास महीन बालू रह जाती है। क्या रह जाती है? उसके पास महीन बालू रह जाती है, मोटी बालू नहीं रहती। तो महीन बालू के नीचेपन से जब महीन बालू बिछना शुरू कर देती है, क्योंकि जो नदी होती है उसका फ्लो कम हो जाता है, धीरे धीरे पानी बहता है, धीरे धीरे फिर पानी बहता है, क्योंकि नदी का जो वेशन होता है, प्रवाह तंत्र होता है, वो काफी चौड़ा हो जाता है। नदी चौड़ी हो जाती है तो पानी भी धीरे धीरे बहता है और बालू बिछना शुरू कर देती है, निक्षेपण होने लगता है उस बालू का। क्या होने लगता है? उस महीन मिट्टी का निक्षेपण होने लगता है। और उसके बाद जो महीन मिट्टी से यहाँ पे मृदा बनती है, इसमें ऐसी नहीं है कि सिर्फ बालू ही होती है, इसमें पहाड़ों से आने वाली चिकनी मिट्टी भी होती है, इसमें पहाड़ों से आने वाली काली टाइप मृदा भी होती है, इसमें बालू भी होती है। तो ये जो उससे जो मृदा बनती है काफी दलदली रहती है और काफी उपजाऊ रहती है, काफी दलदली और काफी उपजाऊ रहती है। और ये मृदा सब यहाँ पे छोटी महीन कीचड़ टाइप ये सब यहाँ पे क्या कर दी जाती है? बिछा दी जाती है। इसको कहते हैं हम तराई। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तराई। पानी का जल स्तर यहाँ ऊपर होता है क्योंकि नदी पहाड़ से नीचे उतर रही होती है, नदी में पानी बहुत होता है, बालू से बनी मृदा होती है तो सोख भी अच्छे से लेती है। यहाँ पे जो पानी का स्तर रहता है काफी ऊंचा रहता है। और इस मृदा में एक चीज की अधिकता पाई जाती है, चूने की अधिकता, कि चूने की अधिकता, क्योंकि जो कंकड़ होते हैं ना, जो कंकड़ होते हैं बेसिकली वो चूने के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? चूने के ही बने होते हैं। जब ऊपर से उतरते समय कंकड़ जब टूट जाते हैं तो पानी में चूने की मात्रा बढ़ जाती है, और वही चूना जब यहाँ बिछता है, यहाँ पे गिरना शुरू कर देता है, तो इस पानी में क्या हो जाता है? इस मिट्टी में चूने की अधिकता हो जाती है। चूना पत्थर जो होता है ना, जब वो टूट जाता है, पानी में घुल जाता है और यहाँ पर बिछ जाता है, तो यहाँ पे इस मिट्टी में चूने की अधिकता हो जाती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि तराई में पाई जाने वाली मृदा में किस चीज की अधिकता होती है, तो चूने की अधिकता होती है। अभी क्वेश्चन अभी आपको लग रहे होंगे अरे ये क्या पूछे जाएंगे, यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होता है, अभी यूपी पीसीएस के पेपर में उठा के देख लो, वहां पर यूपी जीके के क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार आए हैं, बहुत शानदार पेपर आया है, अच्छा पेपर आया है। हालांकि टफ नहीं कहेंगे, लेकिन जबरदस्त, आपने सच में तैयारी करी होगी तभी आप उस पेपर को कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या चूने की अधिकता होती है, और चूने की अधिकता होने की वजह से इस मृदा में गन्ने की खेती अच्छे से की जाती है। यही कारण है तराई के क्षेत्रों में गन्ना किया जाता है। क्या कारण है? तराई के क्षेत्रों में ज्यादा गन्ने की खेती है। मुरादाबाद मान लो, मुजफ्फरनगर मान लो, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, यहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है। शाहजहांपुर, यहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर चूने की अधिकता ज्यादा है इस मिट्टी में। इस मिट्टी में क्या है, ये कंकड़ पत्थरों के टूटने से, महीन निक्षेप बने उनके और उनके बिछने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, और इसीलिए चूने की मात्रा इस मिट्टी में ज्यादा है, और इसीलिए गन्ने की खेती की जाती है। तो आपने दो प्रकार की मृदाएं देख ली, कैसी मृदाएं होती हैं। आगे हम चलते हैं, इस क्षेत्र को ही मिटा देते हैं यहां से। अगला आता है कि इसके जब दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू करोगे, इस क्षेत्र के जब दक्षिण की तरफ आप बढ़ना शुरू करोगे तो आप पहुंच जाओगे कहां पर? इससे जब आप दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू करोगे तो आप पहुंच जाओगे मध्य के मैदानी भाग में। कहां पहुंच जाओगे? मध्य के मैदानी भाग में आप पहुंच जाओगे। मैदानी भाग में
जब आप पहुंचोगे तो यहाँ भी कुछ अपनी तरह की मृदाएं होती हैं। क्या होता है? अपनी तरह की मृदाएं होती हैं मैदानी भाग में जब आप प्रवेश कर जाओगे। जब आप मैदानी भाग में प्रवेश कर जाओगे तो यहाँ भी कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। उनमें से पहली मृदा होती है जलोढ़ मृदा। कौन सी होती है? पहली होती है इसमें से जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा होती है इसमें पहली, ठीक है। तो अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो कहा तो यह जाता है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। ये क्या होता है? ये जलोढ़ मृदा होती है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। इसका निर्माण नदियों के तलछट, कीचड़, बहुत ज्यादा महीन जो कीचड़ होती है, काली एकदम से कीचड़ होती है, इसमें काफी तरह के जो मिनरल्स होते हैं पाए जाते हैं, जो नदियों के तलछट होते हैं उनके बिछाव से, उनकी जमाव से। तो नदियों की जो सिल्ट वगैरह होती है ना, चिकनी एकदम सिल्ट, जो तराई के इलाके में तो नहीं जमती लेकिन यहाँ जम जाती है। खासकर कभी कभी पुराने क्षेत्रों से लाके यहाँ पे बिछाई जाती है। जरूरी नहीं है तलछट या जो सिल्ट पहाड़ों से आती है उसी की बनती है, उसकी नहीं बनती। तो क्या होता है, ये जो नदियों के तलछट वगैरह होते हैं, क्या होते हैं? तलछट जो सिल्ट वगैरह होते हैं उसके जमाव से होती है। सिल्ट के जमने से इस मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। जमने से इस मृदा का निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में नदी ने मैदान का निर्माण कर दिया। आप सभी को पता है कि गंगा यमुना का बीच का मैदान इसको क्यों कहते हैं? इन्हीं नदियों के द्वारा निर्मित ये मैदान है। आज इस पर खेती इतनी अच्छी की जाती है। मेरा तो मानना है कि भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है गंगा और यमुना के बीच का मैदान। आज जो हमारे पास है भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है, इससे उपजाऊ मैदान कहीं है ही नहीं। और भारत का अगर अच्छा है तो ये दुनिया का सबसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में आप चले जाओ, इतनी उपजाऊ जमीन उनके पास नहीं मिलती। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में चले जाओ, साउथ अमेरिका में इतनी उपजाऊ जमीन नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में उपजाऊ जमीन नहीं है जितनी उपजाऊ जमीन हमारे पास है। हम विश्व के उस भाग में रहते हैं। रूस में चले जाओ, वहां पे उपजाऊ, वहां पे तो रेगिस्तान टाइप है। अफ्रीका में चले जाओ, वहां भी इतनी उपजाऊ नहीं है जितनी उपजाऊ हमारे यहाँ पर। एक तरफ पहाड़ है, पहाड़ों से सिंचाई के लिए नदियां निकल के आ रही हैं, भूमि का जल स्तर बहुत ऊंचा है, उपजाऊ जमीन है। क्या मस्त जगह पर हम रहते हैं, इससे मस्त जगह हमें नहीं लगता हो सकती है ना। तो हाँ, चलिए, तो इसका निर्माण नदियों के सिल्ट जमने से, तलछट जमने से इसका निर्माण हुआ है। इसके अगर रंग की बात करें तो धूसर, कभी सुना है आपने? धूसर, ये होता है भूरा रंग। क्या होता है? भूरा रंग, ठीक है, भूरा रंग। कभी जो हल्का पीलापन होता है, क्या होता है? इस जलोढ़ मृदा का हल्का पीलापन। इसमें दोमट बलुई भी होती है। इसमें क्या होता है? दोमट मृदा भी होती है, इसमें बलुई मृदा भी होती है। अब ऐसे तो नहीं है कि बालू एकदम से इसमें से खत्म कर सकते हैं भाई, नदियों के द्वारा निर्मित है तो बालू थोड़ी बहुत होती है इसमें। तो क्या होता है? इसका रंग भूरा होता है, हल्का पीलापन लिए उसका रंग होता है। इस मृदा के दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? इसके दो टाइप होते हैं। मैं बताता हूं आपको क्या क्या दो टाइप होते हैं। इस जलोढ़ मृदा के दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं खादर मृदा। क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं खादर मृदा, एक को हम कहते हैं वांगर मृदा। एक को हम क्या कहते हैं? वांगर मृदा। अगर वांगर मृदा की बात करें तो काफी पुराने समय पर इस मृदा का निर्माण नदियों ने किया है। काफी पुराने प्राचीन समय पर इस मृदा का निर्माण नदियों ने ही किया है। लगातार इस क्षेत्र में खेती की जाने की वजह से यह मृदा अब अनुपजाऊ होने लगी है और इसको अब बांगर कहा जाता है। यह है जलोढ़ मृदा का ही एक पार्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनुपजाऊ होती है भाबर की तरह या फिर मरुस्थली मृदा की तरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उपजाऊ तो होती है लेकिन ये कंपेयर टू खादर कम उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ क्या किया, नदियों ने काफी समय पहले इस मिट्टी का निर्माण किया होगा। और जब उसी मिट्टी में अब नदी यहाँ पर पानी लेके नहीं आती। अब नदी, क्योंकि देखो मैं बताऊं आपको, आज जैसे गंगा नदी है, अगर आज गंगा नदी, हाँ आज गंगा नदी मान लो कि कानपुर के बिल्कुल बगल से होके बहती है। 1000 साल पहले आपको पता नहीं था कि कानपुर के बगल से ही होके बहती होगी। हो सकता है कानपुर से 10 किलोमीटर इधर बहती हो, कानपुर से 20 किलोमीटर इधर बहती हो। नदियां कभी कभी रास्ता अपना बदलती हैं। नदियों का जो बहाव होता है वो रास्ता बदलता है। हो सकता है आज से 2000 साल पहले यहाँ से ना बहती हो तो 2000 साल पहले इस जगह का निर्माण किया होगा। हो सकता है 4000, अब नदी तो कल की तो है नहीं बनी हुई, अब ये कोई नदी कल की तो बनी नहीं है गंगा नदी, भाई ये तो हजारों साल पुरानी नदियां हैं हमारे पास।
हजारों साल पुरानी। हम कहते हैं कि यमुना नदी, भगवान श्री कृष्ण थे तो यमुना पे खेलने जाते थे, यमुना पे खेलने जाते थे। तो आज की नदियां नहीं है, भगवान श्री राम के समय उनके यहाँ पर सरयू नदी थी, आज भी है, तो आज की नदियां नहीं है ये, ठीक है। तो इन नदियों का निर्माण किया गया है, इन नदियों के द्वारा निर्माण किया गया है इन मृदाओं का, काफी पुराने समय पे। बांगर को हम कह सकते हैं प्राचीन जलोढ़, क्या कह सकते हैं इसको हम? प्राचीन जलोढ़ भी कह सकते हैं, प्राचीन जलोढ़ भी, मतलब पुराने समय पर नदियों के निक्षेपण से निर्मित है। लेकिन अब यहाँ नदियों का पानी आता नहीं, किसान यहाँ पर एक जैसी खेती करता रहता है, लगातार वही फर्टिलाइजर यूज किए, वही फिर खेती कर दी, अगली साल आई फिर उसमें फसल बो दी, अगली साल आई फिर उसमें फसल बो दी। तो इसकी वजह से अब ये मृदा अनुपजाऊ हो गई है। क्या हो गया है? अनुपजाऊ हो चुकी है, ठीक है। अब ये मृदा क्या हो गई है? अनुपजाऊ हो चुकी है, मतलब उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं है। बात करें अगर खादर मृदा की, तो खादर मृदा नदियों के पास की होती है। किसकी होती है? जैसे गंगा है, यमुना है, घाघरा है, शारदा है, इनके आसपास की जो मृदा होगी, 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के पास की जो मृदा होगी, उसको हम कहते हैं क्या? खादर की मृदा, ठीक है। खादर ये नदियों के पास की भूमि होती है। यहाँ पे होता क्या है कि अब जैसे बरसात के समय पर नदियों में आई बाढ़, अब नदियों में बाढ़ आई, नदी फैल जाती है काफी लंबे समय, नदी फैल जाती है काफी चौड़े रास्ते पे नदी फैल जाती है, काफी उसका चौड़ा हो जाता है, मतलब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो नदी बाढ़ लेके आती है, तमाम खेतों में पानी भर देती है, ले जाके गांव के गांव डुबो देती है, क्षेत्र के क्षेत्र डुबो देती है नदी। तो क्या होता है वहां पर? इससे होता क्या है कि जो जैसे कि मान लो नदी आ रही है ये, अब यहाँ पे उसने ज्यादा पानी लिया और इन खेतों में पानी भरा उसने, अब इस खेतों की मिट्टी उठाई उसने यहाँ पे छोड़ दी, यहाँ से मिट्टी उठाई यहाँ पे छोड़ दी, आगे यहाँ से उठाई यहाँ पे छोड़ दी। तो यहाँ की मिट्टी जब यहाँ आई, यहाँ की मिट्टी यहाँ आई, यहाँ पे कुछ और खेती की जाती थी, यहाँ पे कुछ और की जाती थी, यहाँ से कुछ और की जाती, तो यहाँ पे मिट्टी इधर उधर हो गई, थोड़ी सी क्या हो गया? मिट्टी थोड़ी सी इधर उधर हो गई। तो जो इनएक्टिव मिट्टी होती है खादर में, होता क्या है कि जो इनएक्टिव मिट्टी होती है, अक्रिय मिट्टी जो पड़ी होती है जमीन के नीचे, वो सक्रिय हो जाती है बाढ़ आने की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी चली जाती है। तो जो एलिमेंट होते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी क्रस्ट के अंदर, वो रिएक्टिव हो जाते हैं, रिएक्शन करने लगते हैं और उपजाऊ बन जाते हैं अपने आप। तो यही होती है खादर मृदा। यही क्या होता है? खादर मृदा। ये स्वभाव से, ये नेचर से उपजाऊ होती है। ये क्या होता है? ये उपजाऊ होती है। इसमें फास्फोरस, चूना, पोटास वगैरह काफी होता है। इसमें फास्फोरस, पोटास, चूना वगैरह, यहाँ तक कि नाइट्रोजन भी ठीक ठाक होता है इसमें भी फास्फोरस, चूना वगैरह, पोटास वगैरह, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। इसीलिए इस मृदा में हमें ज्यादा यूरिया की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? ज्यादा यूरिया की जरूरत पड़ती है। जबकि हम यहाँ पे कम यूरिया में भी काम चला सकते हैं, कम यूरिया में भी हम यहाँ पे काम चला सकते हैं। आगे देखेंगे तो ये दो प्रकार की मृदा होती है, इसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। एक होती है खादर मृदा, एक होती है क्या? खादर, और एक होती है बांगर। बांगर को हम प्राचीन जलोढ़ कहते हैं, खादर को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। खादर को हम क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ कहते हैं। आप समझ गए ना? खादर को हम लोग नवीन जलोढ़ और बांगर को हम लोग प्राचीन जलोढ़, बांगर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन जलोढ़ कहते हैं, ठीक है। आपको समझ आई दोनों चीजें? भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन की कमी, क्योंकि हमारी जितनी सस्य गहनता है, हमारी 150% के आसपास सस्य गहनता है। यूपी की बात करूं तो 153, 55, 150 के आसपास सस्य गहनता है। मतलब हम हर मृदा में एक साल में 1.5 से ज्यादा खेती कर जाते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन की कमी है। बहुत सारी फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हम उतने फर्टिलाइजर खेतों में दे नहीं पाते, उतनी जैविक खाद नहीं दे पाते ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहे। हम खेती इतनी भरमार करते हैं अपने खेतों में, तो नाइट्रोजन की कमी तो ऑब्वियस सी बात है, होगी नाइट्रोजन की कमी। तो आप दोनों समझ गए ना? दोनों मृदाएं समझ गए ना? बिल्कुल, हाँ, दोनों मृदाएं समझ गए, बांगर और खादर। बांगर की जो मृदाएं होती हैं, इसमें चूने की गांठ भी चूने की गांठ मिलती है काफी। क्या मिलता है? इसमें चूने की गांठ मिलती है इस बांगर मृदा में, ठीक है। और जो खादर मृदा होती है, इसमें पोटास होता है, नाइट्रोजन भी मिल जाता है, बट इसमें भी कमी रहती है, ठीक है। तो पोटास होता है, फास्फोरस होता है, चूने की गांठ यहाँ भी होती है। इसका एक नाम है जिसे हम कछारी मृदा कहते हैं, ठीक है। इसे हम कछारी मृदा भी कहते हैं। कछार, गंगा का कछार, यमुना का कछार सुना होगा आपने। तो इसी खादर को हम कछारी मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कभी गलत मत कर देना कि कछारी मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो खादर की मृदा को हम कछारी मृदा कहते हैं, ठीक है, या कछारी को ही हम खादर कहते हैं। चलेगा, आगे चलते हैं। इसके बाद
हाँ बिल्कुल, हाँ, उपजाऊ दोनों होती हैं, उपजाऊ दोनों होती हैं, ठीक है। अरे जलोढ़ का ही तो दो टाइप होते हैं, ये थोड़ी ज्यादा होती है उपजाऊ, ये थोड़ी कम होती है, बस अंतर क्या है, ये भी नदियों ने निर्माण किया, ये भी नदियों ने इनका निर्माण किया है। इसी के बीच में जहां नदियों का पानी कभी नहीं पहुंचा होगा, वहां पर एक तरह की मृदा और होती है, जैसे हम कहते हैं आज उस मृदा की कभी पहुंचता होगा, हजारों साल पहले, पता नहीं इनके बारे में कुछ भी, लेकिन वहां पर अब नहीं पहुंचता। देखो इसमें होता क्या है, मैं बता दूं आपको। जैसे गंगा नदी ये निकली, आप कहोगे कि सर कैसे पहुंच जाता होगा हर बांगर या खादर में। गंगा नदी निकली, यहाँ से एक नहर निकाली गई, यहाँ से क्या निकाला गया, अब इसमें है तो गंगा का ही पानी, है तो गंगा का ही पानी ना, इससे यहाँ से नहर निकाली गई, यहाँ से नहर निकाली गई, इस नहर में आसपास की मिट्टी होती है, ठीक है। नहर में क्या होता है, गंगा का पानी इस नहर में आया, अब नहर का पानी छोटी नहर में गया और इसमें गया एक नहर में, इससे ये खेतों में गया, तो गंगा नदी तो यहाँ पे है, लेकिन गंगा का पानी कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक। तो इस मिट्टी पर जो प्रभाव होगा वो इस नदी का भी तो होगा। अभी हम कहेंगे इस मृदा का जो निर्माण हो रहा है वो इस नदी के द्वारा ही तो हो रहा है, नदी के द्वारा पीछे से लाई गई कोई मृदा है, वो पानी यहाँ तक भी पहुँच गया, यहाँ से आगे और नदी गई होगी, नहर गई होगी, वो ऐसे जा रही होगी तो यहाँ तक भी पहुँचेगा पानी। भाई ये पानी कोई ऐसे सुने कि जितना किसी नदी में पानी होता है वो सिर्फ नदी में ही होता है, या उसके आसपास की मृदा उससे इफेक्टिव होती है। भाई उससे तो सैकड़ों किलोमीटर भी पानी जाता है। अब गंगा नदी का पानी इटावा तक पहुँचता है, आगरा तक पहुँचता है, तो वहाँ पे भी तो इन चीज़ों का प्रभाव होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी नदी के अगल बगल का, बरसात के टाइम पे नहरों में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहरें सिंचाई करती हैं, तो वहाँ पर जाता है वो पानी, तो नदियों के द्वारा ऐसे ही निर्माण होता है, ठीक है। जब हमारे पास नहरें नहीं होती थी तो सैकड़ों किलोमीटर तक बाढ़ आती थी। जब हमारे पास नहरें नहीं होती थी आज से हजारों साल पहले, तो हमारे पास सैकड़ों किलोमीटर तक बाढ़ आती थी, और वही सैकड़ों किलोमीटर तक की बाढ़ का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश का जो मैदान है गंगा और यमुना का। इस पूरे में पानी रहता होगा किसी समय पर, जब बाढ़ आती होगी भयंकर पुराने समय पर, जब हमारे पास न तो बांध होते थे और न हमारे पास नहरें होती थी ताकि हम न्यूट्रल कर लें थोड़ा सा नदियों के पानी को, ये सब नहीं होता था। तो सीधे नहरों में नदियों में पानी बहता होगा उस समय, तो क्या होता होगा, वहां से बाढ़ का प्रभाव कम से कम 30, 40, 50 किलोमीटर तक रहता होगा। उसी समय इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे एक मृदा है हमारे पास जिसे हम लवणीय मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, लवणीय मृदा कहते हैं। इस लवणीय मृदा का मतलब है, लवणीय मृदा का मतलब है कि हमारे प्रदेश में कुछ स्थान ऐसा है, कुछ जगह ऐसी हमारे प्रदेश में, मैं बताऊंगा कहाँ पर, जहाँ का जैसे बरसात हुई और बरसात के पानी का निकास बहुत अच्छा नहीं है, वो पानी नदियों तक नहीं पहुँच पाता, तो बरसात हो जाती है, खेतों में वो पानी भरा रहता है। क्या होता है, खेतों में वो पानी भरा रहता है, बरसात का लंबे समय तक, कभी कभी बरसात रहती है, खेतों में वो पानी भरा रहता है, महीनों तक बरसात के समय पर किसी क्षेत्र में पानी भर जाता है, तो महीनों बाद वो पानी सूख पाता है, महीनों बाद पानी वो सूख पाता है। और कभी कभी हम सिंचाई भी करते हैं तो पानी ऊपर भरा रहता है। तो उससे होता क्या है कि केशिकत्व, आपने एक प्रोसेस देखी होगी जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी। जैसे कि एक दीपक होता है, दीपक होता है एक मिट्टी के तेल का, उसमें एक नली के द्वारा ऊपर कुछ मिट्टी का तेल चढ़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, केशिकत्व। तो यही केशिकत्व की एक प्रक्रिया जमीन में भी होती है हमारे। क्या होता है, यही केशिकत्व या कैपिलरिटी की प्रक्रिया, प्रोसेस हमारे जमीन में भी होती है। जब ऊपर पानी भर दिया जाता है, जब पानी की नमी नीचे तक जाती है, तो नीचे से जो हमारा सोडियम कैल्शियम वगैरह होता है, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये ऊपरी परत पे आ जाता है, ऊपरी परत पे आ जाता है, और पानी भरे रहने से कभी कभी हमारी मिट्टी पर सफेद सफेद जम जाता है, आपने देखा होगा। तो इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है बहुत सारी, उसमें लवणीय मृदा हो गई है, मतलब उसमें सॉल्ट मिल गए। अब सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ और आपका मैग्नीशियम हुआ, ये सब क्या होगा, इससे सब क्या होगा, हमारी मृदा का जो स्वरूप है, जो नेचर है, वो सॉल्ट हो गया है, लवणीय मृदा हो गई है, लवणीय मृदा हो गई है। ये सब कैसे हुआ, हमने हजारों सालों तक सिंचाई करते आ रहे हैं, बरसात के पानी का कोई निकास है नहीं, बरसात का पानी महीनों तक खेतों में भरा रहता है, तो नीचे से धीरे धीरे सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, ऊपरी परत पर जम जाता है, जिससे अपने कभी कभी खेतों में देखा होगा, देखा करो जाके कि बरसात के बाद ऊपर की मिट्टी सफेद सफेद हो जाती है, वो इसी वजह से होती है। समझो ये खतरा हो गया भाई, खतरा है,
हमारी मिट्टी ऊसर की तरफ बढ़ती जा रही है, ऐसा अगर हो रहा है तो हमें जल्द खेतों का पानी बाहर निकालना होगा। इसीलिए तो नाले वगैरह बनाए जाते हैं गाँवों में, नालों की सफाई की जाती है प्रॉपर, ज़्यादा खेतों में पानी ना भरे। एक तो फसल बर्बाद, दूसरा हमारी मिट्टी बर्बाद भी होती है। ऐसे मिट्टी भी हमारी बर्बाद होती है, जो हमारी उपजाऊ ज़मीन होती है मिट्टी भी हमारी बर्बाद होती है। आपने देखा होगा कि आसपास के हमारे पास जितने भी बंजर होते थे, आज हम लोग कहते हैं कि आज बंजर खत्म हो गए, बंजर से खेत बनते चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि अब न तो उतनी ज़्यादा बरसातें होती हैं और न वहाँ पर पानी भरता है, और पानी नहीं भरता है इसीलिए वो अब ऊसर से हमने खेत बना लिए। और जहां पानी भरता है वहीं क्यों ऊसर होता है, ये कभी सोचा आपने? ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो ऊसर होते हैं, हमारे बंजर भूमि होती है, वहां पर पानी भरता है बरसात, वो निचली जगह होती है, वो हमारे खेतों के कंपेयर निचली होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो निचली थी इसलिए वहां पानी भरा, इसलिए वो ऊसर में तब्दील हुई वो मिट्टी। क्यों होती है? यही कैपिलरिटी प्रोसेस वहां पर काम आती है, यही केशिकत्व होता है, जो क्रिया होती है, वही केशिकत्व यहाँ पर काम आता है। केशिकत्व तो आपने 11वीं-12वीं की फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, तो वही केशिकत्व की वजह से जमीन के खनिज लवण ऊपर आए और मिट्टी पर ऊपर आके जम गए, बिछ गए, और वो मिट्टी उन्होंने ऊसर बना दी। तो क्या होती है? हमारे पास ऊसर मृदा भी होती है। क्या होती है? इसे हम क्या होती है? हमारे पास लवणीय मृदा भी होती है, इसे हम रेह कहते हैं। रेह तो आपने सबने सुना होगा, पुराने समय पर जो कपड़े धोने वाले होते थे, रेह भर लिया अपने घरों में, 10-20 किलो उठा लाए और उससे कपड़े धोते थे, उससे कपड़े धोते थे। क्योंकि इसमें क्षार होता है, इसमें क्षारीय भी होती है, कुछ पार्ट क्षार भी होते हैं, इसमें लवण भी होते हैं, तो हमारे कपड़े इससे साफ हो जाते हैं क्षार से। तो ये जो लवणीय मृदा होती है इसमें क्षारी भी होती है कुछ टाइप कुछ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जैसे रेह कहते हैं इसे ऊसर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऊसर मृदा भी कैसे कहते हैं, इसे कल्लर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कल्लर भी कहते हैं। और प्रदेश का लगभग 10-12% भाग अब इस मृदा में चेंज हो चुका है। प्रदेश का लगभग 10-12% भाग इस मृदा में चेंज हो चुका है। और जिस मृदा में लवण ऊपर आ जाते हैं वहां पर खेती अच्छी नहीं हो पाती, वहां पर खेती फिर हो ही नहीं पाती। फसलों में वो नहीं दिखता, ताजगी नहीं दिखती फसलों में, वो ताकत नहीं दिखती, हरापन नहीं दिखता, वो ग्रीनरी नहीं दिखती फसलों में, वो ताकत नहीं दिखती फसलों में, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये अनुपजाऊ मृदा होती है, और ये खतरे की घंटी है हमारे लिए। हम लगातार इनमें खेती करते जा रहे हैं, लगातार फर्टिलाइजर यूज हम करते जा रहे हैं, लगातार सिंचाई करने से, बरसात का पानी भरने से हमारे यहाँ पर इस प्रकार की मृदा अब बनने लगी है। प्रदेश के लगभग 10% हिस्से पर इस प्रकार की मृदा है। ये है आपके इटावा में, ये आपके एटा में, ये आपके अलीगढ़ में, ये आपके हाथरस में, ये आपकी मैनपुरी में, ये आपके इलाहाबाद में, ये आपके कानपुर में, ये आपकी रायबरेली में, ये आपकी अमेठी में, ये आपकी प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, इन डिस्ट्रिक्टों में ये मिट्टी बन चुकी है। मतलब बीच वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? बीच वाला पार्ट। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश तो ये है ना, उत्तर प्रदेश ये है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं, ऐसे आ रही हैं, कई सारी नदियाँ यहाँ पे, कई सारी नदियाँ ऐसे आ रही हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, कई सारी नदियाँ यहाँ पे ऐसे आ रही हैं, ठीक, ये, और कई सारी नदियाँ ये आ रही हैं, ठीक, और ये नदियाँ आ रही हैं यहाँ पे, इधर से आके मिल गई। तो जो बीच वाला पार्ट है यही तो है एटा इटावा मैनपुरी, एटा इटावा, ये और ऐसे जाती है, ठीक है, ये ऐसे जाती है, और ये यहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है प्रयागराज में। अब यहीं पे तो है अलीगढ़ है आपका, एटा है, इटावा है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, ये सब यहाँ पे भी पानी निकल ही नहीं पाता, नदियों तक ये पानी पहुँच ही नहीं पाता। तो बरसात का पानी भर जाता है, ठीक है, बरसात का पानी भर जाता है। हालांकि जितनी कम बरसात होगी, अब बरसात भी जरूरी है, बरसात जितनी कम होगी उतनी कम ये लवणीय मृदा बनेगी, क्षारीय बनेगी, कम बनेगी, ठीक है। लेकिन हम फर्टिलाइजर भी उसी रेट से यूज कर रहे हैं, हम सिंचाई भी पानी खेतों में बहुत करते हैं, तो फिर इससे मृदा हमारी खराब होगी। तो इन डिस्ट्रिक्ट में क्या हो चुका है? इन सारे डिस्ट्रिक्ट में लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, जिसे ऊसर या रेह या कल्लर कहते हैं, ये सब बन चुकी है, ठीक है। तो ऊसर मृदा के बनने का कारण क्या होता है? केशिकत्व कह सकते हैं, ठीक है। और इसके दूसरे नाम क्या होते हैं? इसके दूसरे नाम होते हैं हमारे रेह ऊसर कल्लर, ठीक है, रेह ऊसर कल्लर। क्यों होता है? क्योंकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे लवण ऊपर आए और हमारी मृदा को इन्होंने लवणीय बना दिया, ठीक है। हमारी मृदा को क्या किया इन्होंने? लवणीय मृदा बना दिया। ये थी हमारे प्रदेश की लवणीय मृदा। हमारे प्रदेश के कुछ हिस्से में मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है।
प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। मरुस्थलीय डेजर्टियन जो सॉइल होती है, इसकी अगर मैं बात करूं तो जो चट्टानें हुआ करती थी पुराने समय पर, आज से कई हजार साल पहले चट्टानें जो हुआ करती थी, और उन चट्टानों पर भयंकर तापमान, उन चट्टानों का गर्मियों के समय पर काफ़ी तापमान हो जाता था, और तापमान हो जाता था चट्टान कभी मतलब ऐसे नहीं हो पाई कि ठंडी हो जाए। चट्टानों के टूटने से ये चट्टानें एक बार इतनी गर्म होने की वजह से टूटने लगी, चटकने लगी, और इतनी ज़्यादा टूट गई कि ये एकदम से रेत में बदल गई, एक तरह से मरुस्थल जैसे रेत में बदल गई ये चट्टानें। ठीक है, ये चट्टानें क्या बदल गई? रेत में बदल गई। ये चट्टानें क्या हुआ? रेत में बदल गई, महीन रेत में। ये चट्टानों को टूटने से बनती है, चाहे आपकी रेगिस्तान की मृदा हो चाहे कहीं की मृदा हो। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय मृदा भी है हमारे प्रदेश में। क्या है? मरुस्थलीय मृदा। चट्टानें टूटती रहीं, बरसात यहाँ पे हुई नहीं, तो ये क्या बन गई? ये मरुस्थलीय मृदा बन गई। क्या बन गया? ये मरुस्थलीय मृदा बन गई। और मरुस्थलीय मृदा की बात करूँ तो हमारे मथुरा में है, हमारे अलीगढ़ में है। ठीक है, हमारे मथुरा में है, हमारे अलीगढ़ में है। तो ये मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर है? हमारे खासकर मथुरा में। ठीक है, खासकर क्या है? मथुरा में है। और इस मृदा की अगर मैं बात करूँ तो इस मृदा में लोहा तो होता है, लोहा भी होता है, फास्फोरस भी होता है। ठीक है, फास्फोरस भी होता है, लोहा फास्फोरस वगैरह सब होता है इस मृदा में। ठीक है, इस मृदा में क्या होता है? लोहा फास्फोरस वगैरह सब होता है, लेकिन नाइट्रोजन और जीवांश की कमी होती है। नाइट्रोजन और जीवांश की इस मृदा में कमी होती है। नाइट्रोजन एवं जीवांश की इस मृदा में कमी होती है, जीवांश की कमी होती है। ठीक है, जीवांश की कमी होती है, लेकिन जीवांश की कमी होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ है। आप अगर इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया दे लेते हैं, ठीक है, और सिंचाई, अच्छी सिंचाई के साधन है आपके पास, तो आप जौ हुआ, सरसों हुआ, गेहूं हुआ, इस प्रकार की मृदा, ज्वार हुई, इस प्रकार की मृदा आप इस खेती, इस प्रकार की कृषि आप इस मृदा में कर सकते हैं। कैसे? जौ, गेहूं और आपके गेहूं और आपका ज्वार, और आपका ज्वार के साथ साथ आपकी सरसों इस मृदा में की जा सकती है। ठीक है, जो मरुस्थलीय मृदा होती है। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है? प्रदेश के मथुरा वाले क्षेत्र में, क्योंकि मथुरा का जो क्षेत्र है वो राजस्थान से लगभग लगता हुआ क्षेत्र है, राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। आगे जो हमारी मृदा पाई जाती है, एक होती है भूड़ मृदा। क्या होती है? भूड़ मृदा। ये नदियों के बिल्कुल पास में होती है, बिल्कुल, या फिर ऐसे कह सकते हैं नदियों में होती है, कभी कभी नदियों से दूर भी होती है। यहाँ पर क्या होते हैं कि 8 से 10 फीट ऊंचे कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं। ज्यादातर नदियों की बालू होती है, उसी से निर्मित यह मृदा होती है। ठीक है, निर्मित ये मृदा होती है। जैसे यमुना नदी के आसपास की जो मृदा बन जाएगी, बालू से निर्मित मृदा होगी। कभी कभी किसान इसमें बाजरे की खेती कर लेते हैं, कभी कभी इसमें जायद की फसलें कर लेते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज टाइप। ये नदियों में होती है बीच में, ये नहीं पूछेगा आपसे, टेंशन मत लो। बूढ़ मृदा हम जिसको कहते हैं, कभी पूछ ले कि नदियों के अंदर की जो मृदा होती है जहां पर किसान जायद की फसल कर लेते हैं, वो बूढ़ मृदा होती है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मृदा है, इसे हम काली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मृदा कहते हैं। काली मृदा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बुंदेलखंड की मृदा से पूछे जाते हैं, काली मृदा से पूछा जाता है, भाबर की मृदा से पूछा जाता है, जलोढ़ और खादर और बांगर मृदा पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो काली मृदा की अगर मैं बात करूं, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको मृदा वाले, तब आपको समझ आएंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने जो आपको इतना पढ़ा दिया, रैंडमली मैं सारे क्वेश्चन उठा लूंगा जितने अब तक पूछे गए प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, काली जो मृदा होती है, इस काली मृदा की बात करें तो काली मृदा रंग में काली होती है, इसलिए इसको काली कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें ना कपास की खेती बहुत अच्छी की जा सकती है, इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। जो आपका तमिल भाषा होती है, जो आपकी तमिल भाषा होती है, उसमें कपास को रेगदा कहा जाता है, और रेगदा से बनी होता है रेगुर। क्या होता है? रेगुर। इसीलिए से रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा भी कहा जाता है, कपासी भी कहा जाता है। तो रेगुर एक बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? तो आपकी काली मृदा को
कपासी मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। बात करें कि कहाँ पाई जाती है, तो ये भारत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी जनपदों में। अब पश्चिमी जनपदों में जैसे कि आपका मेरठ है आपका, गाजियाबाद है आपका, बुलंदशहर है आपका, अलीगढ़ भी है आपका, और आपका बदायूं भी है आपका, एटा भी है उसमें आपका, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में गौतम बुद्ध नगर है आपका, जीबी नगर जिसे कहते हैं, यहाँ पर भी पाई जाती है। और साथ के साथ बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, पश्चिमी जनपदों व बुंदेलखंड के क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, बुंदेलखंड, पश्चिमी जनपद व बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। ये दो जगह पाई जाती है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्ट यूपी और बुंदेलखंड में ये मृदा पाई जाती है, जो आपकी काली मृदा होती है। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आया है, हाँ ये क्वेश्चन आता है, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो आप। जब क्वेश्चन करने बैठोगे कल इसके मृदा का, बाकी बुंदेलखंड की मृदा और बाकी क्वेश्चन, तब आप देखोगे कुछ भी नहीं छूटा है आपका। ठीक है, तो जब कल क्वेश्चन करने बैठोगे तो मज़ा आएगा। चलेगा, क्लास कैसी रही एक बार ज़रूर बताएंगे। एटा कहाँ पड़ता है? एटा कहाँ पड़ता है? एटा बताओ, मैं कहाँ बताऊँ? क्या जानते हो यूपी में, बताओ। अलीगढ़ सुना है कभी? अलीगढ़ सुना है? अलीगढ़ से जब आप कानपुर जाओगे ना NH 91 से होते हुए, तो बीच में एटा पड़ेगा, अलीगढ़ से 70 किलोमीटर दूर। ठीक है, और बताओ आगरा सुना है कभी? आगरा से जब बरेली जाओगे तो बीच में एटा पड़ेगा, आगरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर, 80-82 किलोमीटर दूर। ठीक है, अलीगढ़ के पूर्व में एटा है, आगरा के उत्तर में एटा है, बरेली के दक्षिण में एटा है। ठीक है, और कानपुर के पश्चिम में एटा है। और बताओ इटावा सुना है कभी? इटावा से अगर मैं देखूं तो इटावा से पड़ेगा आपका क्या, जैसे ये इटावा है, यहाँ पे इटावा है, और इटावा से जब आप इधर जाओगे तो एटा पड़ेगा। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई पश्चिम उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ पड़ेगा। ठीक, और बताओ कैसी बातें करते हो। फरुखाबाद से भी जब आप फरुखाबाद से जब आप अलीगढ़ या दिल्ली की तरफ आओगे तो भी एटा पड़ेगा। चलिएगा, इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं और यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारी मृदाएं हमने पढ़ना बाकी है, और इतना ध्यान रहे आपको, मैं ऐसे भी लिखा सकता था कि भाबर इस क्षेत्र में, जलोढ़ इस क्षेत्र में, लवड़ी मृदा इस क्षेत्र में। मैंने क्यों बताया कि ये कैसे बनती है, क्या होता है, कैसी होती है, इसलिए बताया आपको समझ आए। तो आप पढ़ते रहिएगा, कल भी मिलिएगा, कल हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, और आई विश आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अच्छा जाए। वैकेंसी रोज़ रोज़ नहीं आती, तो मैं नहीं चाहता कि आपसे ये मौका छूटे। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी, इम्पॉर्टेंट जानकारी देनी थी आपको, वो ये है कि आपका, हाँ अब बने रहना, मेरी बात सुन के जाना। आप CHSL और CGL की अगर तैयारी कर रहे हैं, CHSL और CGL 2018 की आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका मार्च में एग्ज़ाम है, तो आप एक बहुत ही बढ़िया कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी क्लास आज से शुरू हो चुकी है 16 दिसंबर 2019 से। तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे आप लोग, हाँ बिल्कुल भी देरी आप नहीं करेंगे, क्योंकि देरी बहुत मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आपके पास 70-75 दिन बचे हैं अब, और उस 70-75 दिन में भी आप अगर देरी करेंगे तो मुश्किल खड़ी हो सकती है आपके लिए। तो मुश्किल खड़ी ना हो, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। साथ के साथ आपका DRDO में वैकेंसी आ रखी हैं, DRDO में आपकी वैकेंसी आ रखी हैं। तो इस DRDO की MTS की वैकेंसी हैं लगभग 1800 वैकेंसी हैं, 1800 प्लस वैकेंसी हैं, और इसके लिए भी हमने क्लास आज से स्टार्ट कर दी हैं। तो आप DRDO या फिर SSC, CHSL, CGL की तैयारी अगर कर रहे हैं तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। शानदार और जानदार फैकल्टी आपके लिए पूरी तरह समर्पित होके लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो चलेगा, मिलेंगे कल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।